नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शौर्य। आज हम बात करेंगे देश के उन करोड़ों कर्मचारियों की जो पूरी ज़िंदगी ईमानदारी से काम करते हैं, टैक्स भरते हैं और देश के विकास में अपना खून पसीना बहाते हैं। लेकिन जब बारी आती है उनके बुढ़ापे की, तो उनके हाथ में क्या आता है? मात्र 1 या 1,500 रुपये महीना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 की। एक ऐसी सरकारी योजना जो आज देश के करीब 78 लाख बुजुर्गों के लिए एक बड़ा मानसिक और आर्थिक संघर्ष बन चुकी है। आज के इस स्पेशल बुलेटिन में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर क्या है ईपीएस 95, कहाँ पेच फंसा हुआ है और क्यों देश भर के बुजुर्ग इसके खिलाफ सड़कों पर हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये स्कीम काम कैसे करती है। जब भी आप किसी प्राइवेट या संगठित क्षेत्र की कंपनी में नौकरी करते हैं, तो आपकी सैलरी का एक हिस्सा ईपीएफ भविष्य निधि में जाता है। नियम के मुताबिक आपकी बेसिक सैलरी और डीए का 12% हिस्सा आपकी जेब से कटता है और ठीक उतना ही यानी 12% हिस्सा आपकी कंपनी अपनी तरफ से देती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। कंपनी के इस 12% हिस्से में से 8.33% पैसा सीधे चला जाता है ईपीएस 95 यानी पेंशन फंड में, और बचा हुआ 3.67% हिस्सा आपके पीएफ खाते में जमा होता है। यानी रिटायरमेंट के बाद जो आपको हर महीने पेंशन मिलनी है, उसकी नींव यही 8.33% हिस्सा रखता है। अब आप सोचेंगे कि अगर हर महीने पैसा जमा हो रहा है तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है सरकार द्वारा तय की गई सैलरी सीलिंग लिमिट यानी वेतन की अधिकतम सीमा। साल 2014 में सरकार ने नियम बनाया कि पेंशन की गणना के लिए अधिकतम बेसिक सैलरी सिर्फ 15,000 रुपीज ही मानी जाएगी। यानी भले ही आपकी असली सैलरी 50,000 रुपीज हो या 1 रुपये लाख, लेकिन पेंशन फंड में जो 8.33% जमा होगा वो सिर्फ 15,000 रुपीज का ही होगा। अब गणित समझिए, 15,000 रुपीज का 8.33% बनता है सिर्फ 1,250 रुपीज महीना। सालों तक ये मामूली रकम जमा करने के बाद जब एक कर्मचारी रिटायर होता है तो फॉर्मूले के हिसाब से उसकी मासिक पेंशन बनती है, किसी की 1,100 रुपीज, किसी की 1,500 रुपीज, तो किसी की 2,000 रुपीज। आज के इस महंगाई के दौर में जहाँ एक महीने की दवाइयाँ भी 2,000 रुपीज में नहीं आती, वहाँ इस पेंशन पर पूरा महीना गुजारना एक मजाक बनकर रह गया है। इसी विसंगति के खिलाफ पिछले कई सालों से देश भर के बुजुर्ग और राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी लगातार आंदोलन कर रही है। ये पेंशन भोगियों की मांगे बिल्कुल साफ और जायज है। मिनिमम पेंशन को 1,000 रुपीज से बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपीज किया जाए। इस पेंशन को महंगाई भत्ते डीए से जोड़ा जाए ताकि जैसे जैसे महंगाई बढ़े पेंशन भी बढ़े। पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी को मुफ्त मेडिकल सुविधाएं दी जाएं। सरकार और ईपीएफओ के सामने सबसे बड़ी समस्या एक्चुअरियल डेफिसिट यानी फंड का घाटा है। समस्या संसदीय समिति और श्रम मंत्रालय की बैठकों के अनुसार ईपीएफओ के पास वर्तमान में लगभग 23 लाख से ज्यादा ऐसे पेंशन भोगी हैं जिन्हें 1,000 रुपीज की मिनिमम पेंशन दी जा रही है, लेकिन उनका जमा कंट्रीब्यूशन कॉर्पस इस लाभ के 1/4 से भी कम है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। कोर्ट ने हायर पेंशन का विकल्प चुनने का रास्ता तो साफ किया, लेकिन ईपीएफओ की जटिल कागजी प्रक्रियाओं और नियमों के कारण आज भी जमीनी स्तर पर लाखों बुजुर्गों को इसका सीधा फायदा नहीं मिल पा रहा है। ईपीएस 95 का यह मुद्दा सिर्फ कागजी आंकड़ों या चंद रुपयों का नहीं है। यह मुद्दा है उन करोड़ों बुजुर्गों के सम्मान का जिन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था की नींव खड़ी की है। सरकारें बदलती हैं, नए बजट आते हैं, लेकिन इन बुजुर्गों की सुध लेने वाला कोई ठोस कदम अब तक नहीं दिखाई दिया है। उम्मीद है कि नीति निर्माता बहुत जल्द इन पेंशन भोगियों की इस बेबसी को समझेंगे और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने का हक देंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि 7,500 रुपीस की मिनिमम पेंशन की मांग पूरी होनी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहिए विवेकानंद टाइम्स। धन्यवाद।